मिस्टर हरिशंकर चौधरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। तो हम आपसे आज आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जो जर्नी रही है उससे आपने क्या सीखा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसकी हिस्ट्री से। तो आपने 27 अगस्त को ही बप्पा के नाम पे आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की। ये ऐसा क्यों सोचा आपने? सोचने का है तो हम पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमारे यहाँ गणपति का त्यौहार बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। तो ये साल में 2025 में जी पुणे में गणपति का त्यौहार था, तो हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे 6 महीना पहले से ही कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे और तब तक बाकी कंपनी का मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, लोगो बनाएंगे, डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, सब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और 6 महीने बाद गणपति है, तो गणपति आने तक हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये प्री प्लानिंग चल रही हाँ, थी? प्री प्लानिंग 6 महीने पहले से ही चालू था, तो इसीलिए हमने वो 27 तारीख चुना। ओके। तो सर, आपको लगता है कि आपने जो ये भगवान का दिन या उस दिन को चुना है अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, उससे आपके ओवरऑल जो पाथ है, जो जर्नी है, उसमें स्पिरिचुअलिटी ने कुछ एक अलग डिफरेंस लाया है? बिल्कुल मैम, हम सबका ही मानना है, हमारा तो बिल्कुल मानना है कि कोई भी नया काम करने से पहले आदमी पूजा करता है, पाठ करता है। जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं सब करते होंगे, फिलहाल हम भी करते हैं। तो इससे एक पॉजिटिविटी आई आपके अंदर में कि बिल्कुल हाँ, मैम, अगर ये हमेशा। अभी अभी ही शुरू हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो इसमें अभी और आपको काम करने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। बिल्कुल मैम, बहुत सारा पेशेंस होता है और एक तो टाइमिंग का इशू होता है। टाइमिंग हमारे पास और भी पुराने बिजनेस हैं, तो इसीलिए बहुत सारे टाइम का इशू रहता है। तो सर, रेनमेंड नाम से जो आपने अभी ये बिजनेस लॉन्च किया है, इस नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब मैम तो ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता, बट रेन माइंड का मतलब है नेचर ऑफ माइंड। अच्छा। नेचर ऑफ माइंड, जैसा प्रकृति का एक नाम हो गया नेचर। हाँ, और माइंड एक शब्द हो गया कि समझो हमारे दिमाग में आता है क्या, माइंड में बैठने वाला एक शब्द है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं नेचर ऑफ माइंड। ओके। तो सर, जैसा हमारी टीम को रिसर्च के वक्त पता चला कि आपका बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन वाला भी है, लाइक आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में रहे हैं हमेशा से, तो अचानक से गारमेंट इंडस्ट्री में एंट्री क्यों? ये प्री प्लानिंग तो नहीं मैम, बहुत दिन से हम कम से कम 1 साल से प्लानिंग कर रहे हैं कि समझो एक बिजनेस हमारा ऑलरेडी सेटल है, पुणे में चल रहा है, तो दूसरा बिजनेस में भी कुछ किया जाए, तो इसीलिए दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करने के विचार किए। और बहुत दिन से 1 साल पहले से ही प्लानिंग सब चालू है। प्लानिंग करते करते धीरे धीरे एक नाम सोचा गया, नाम सोचने के बाद सब तैयारी किया गया, तैयारी करके फिर ब्रांड कैसा डेवलप करेंगे, नाम क्या रखेंगे, बहुत सारा तैयारी करने के बाद ही हम बिजनेस में आए हैं। तो सर, आपको पहले से तजुर्बा है इस फील्ड का, लाइक गारमेंट इंडस्ट्री का, या ये फर्स्ट टाइम था? तजुर्बा तो नहीं है मैम हमको ये बिजनेस का, बट बहुत पहले से हम क्या करते हैं, हम तो एक बिजनेस मैन है, तो इसीलिए बहुत सारे ब्रांड का कपड़े पहनना, बहुत सारे जज करना अलग अलग ब्रांड का। जी। तो इसकी वजह से हमको भी एक ख्याल आया कि चलो ठीक है, एक गारमेंट इंडस्ट्री में कुछ तो नया बिजनेस किया जाए। और ओके। तो सर, सिंस आप बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इस फील्ड का, तो स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आई एक गारमेंट इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त? बहुत बड़ा चैलेंजेस मैम, हमारे लिए तो इंडस्ट्री ही पूरी नहीं है जी। तो हमको भी ब्रांड का नाम क्या रखेंगे, क्लॉथ कहाँ से परचेस करेंगे, फैब्रिक कहाँ से परचेस करेंगे, बहुत सारा चैलेंजेस आए। और हमने रिसर्च करना चालू किया पहले। जी। हाँ, तो रिसर्च करते करते बहुत सारा स्टेट जाना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हरियाणा हो गया, बहुत सारे स्टेट हमने घूमना, रिसर्च करना, कपड़े और फैब्रिक सब रिसर्च करके लाना, वो सब बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस चालू हुआ। जी। तो आपके अकॉर्डिंग आपको सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे टफ क्या लगा? कॉस्ट, कंपटीशन, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा कंपटीशन है मैम। हमारे लिए तो बहुत बड़ा कंपटीशन है और रेट का भी चैलेंजेस है, बट रेट में ना जाते हुए हमारा एक ब्रांड पे फोकस करते हैं और लोगों को कैसा एकदम बेहतर क्वालिटी मिल सके उस पर ज़्यादा हम फोकस करने के विचार में हैं। तो सर, जैसा आपने कहा अभी कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल मैम। और ये सबसे यूनिक है आपके ब्रांड की बात कि वो पहले स्टिच करते हैं, फिर वॉश करते हैं, फिर क्वालिटी चेक करते हैं। ये प्रोसेस क्यों? नहीं, प्रोसेस तो सेम ही है मैम, विचार किया जाए तो प्रोसेस तो अलग नहीं माना जाएगा उसको। हम बेसिकली हमने तो बहुत सारा रिसर्च किया, वो टाइम हमको पता चला कि गारमेंट इंडस्ट्री में ना
लोग पहला क्लॉथ परचेस करते हैं और उसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद ही वो स्टिच करते हैं। हमारा भी प्रोसेस सेम ही है मान लिया जाए तो। नहीं, बट आप स्टिच करने के बाद धोते हैं। हाँ, बट हम क्या करते हैं, पहले जो भी फैब्रिक लेते हैं उसका पहले बड़ा स्टॉक ना लेते हुए 1-2 शर्ट के लिए ही लेते हैं। हाँ, तो स्टिच करते टाइम जब उसका श्रिंकेज वगैरह हो गया, कलर फेड हो गया, बहुत सारी अड़चन आती है ना, तो इसीलिए हम खुद एक आधा समझो एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल स्टिच करते हैं, खुद उसको ट्राई करते हैं, पहनते हैं, फिर वो फैब्रिक परचेस करते हैं। हाँ, तो सर ये तो हुआ ना, ये तो उल्टा प्रोसेस ही हुआ, ये सबसे अलग प्रोसेस हुआ जो आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि और सारी जो इंडस्ट्री है वो पहले स्टिच करती है, मतलब वो पहले धोती है फिर स्टिच करती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारा भी प्रोसेस सेम ही मैम। बट अभी हम समझो 1000 मीटर का थान लेके आए, हाँ, पहले ही खरीद लिए और पहले समझो वॉशिंग कर लिए, तो फिर हम वापस तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल को स्टिच करते हैं, स्टिच करने के बाद मालूम पड़ जाता है हमको कि इसका कलर फेड होगा, नहीं तो श्रिंक जाएगा। श्रिंक जाने से बहुत बार देखते हैं हम, कॉटन वगैरह जो कपड़ा है ना, वो 2-3 बार हमने चेक किया तो थोड़ा सा ये हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। हाँ, तो वो चैलेंज 1-2 बार हमको लगा, तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद पूरा वो कपड़ा स्टिच कराते हैं 1 या 2 शर्ट, और वो खुद भी वेयर करते हैं। दोस्त लोग हैं हमारे, उनको देते हैं वेयर करने के लिए कि देखो कैसा अच्छा है, फिर हम बड़ा लॉट खरीदने के इसमें जाते हैं। मतलब क्वालिटी चेकअप पहले खुद के लेवल पे रह के बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हमने जो ये कोट यानी पैंट पहना हुआ है हमारे ही ब्रांड का है। अरे वाह सर, तब तो ये एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी भी हो रही है और लाइव लोग देख पा रहे हैं कि ये कंफर्टेबल कितना है। हाँ, कोट पैंट टाई जितना भी चीजें हैं हमारे खुद के ही ब्रांड के हैं, और हम खुद भी वही वेयर करते हैं। चलिए, तो सर आपके लिए क्वालिटी सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा बैकबोन है आपकी इंडस्ट्री का या आपके बिजनेस का, मैं कहूँगी। तो ऐसी क्या क्या टेस्ट हैं जो हर प्रोडक्ट पास करता है मार्केट में आने से पहले? प्रोडक्ट का टेस्ट तो मैम पहले तो क्वालिटी का जीसीएम होता है, क्वालिटी आप फैब्रिक का किस मिल का कपड़ा है, बहुत सारा उसमें जज करना पड़ता है। हमको भी तो ये प्रोसेस पूरा हमारे लिए नया ही है, बट इसमें तो हमने बहुत सारा मेहनत किया है। मेहनत बोलो तो इतना मेहनत किया हमने ना, सब उसको फैब्रिक लाना, उसको वॉशिंग करना, जो भी है बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सर जैसा आपने कहा कि ये प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग भी है, तो अगर ये टाइम टेकिंग है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं होगी ये, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही इसमें फिर कॉस्टिंग भी जाती होगी आपकी। बिल्कुल मैम, हम लो कॉस्ट के कपड़े बनाते भी नहीं और लो कॉस्ट इसको बोला भी नहीं जा सकता। तो फिर ये इतना कुछ मैनेज करना क्या पॉसिबल है एक नए उभरते ब्रांड के लिए कि वो अपने क्वालिटी पे इतना ध्यान दे रही है कि वो कॉस्ट सेव नहीं कर पा रही? नहीं मैम, हमको तो लगता है कि इंडिया में क्वालिटी का कपड़ा पहनने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए हमने पहले क्वालिटी पे फोकस किया है। रेट पे ना जाते हुए क्वालिटी पे ही फोकस है हमारा पूरा ब्रांड के ऊपर, और क्वालिटी में ही कपड़ा देना है। और हम तो हर जितना भी हमारे पास स्टिच कपड़ा आता है, फैब्रिक आता है, उसका बहुत सारा टेस्ट हम करते हैं। उसका जीसीएम टेस्ट करते हैं, कितना जीसीएम का है, बहुत सारा टेस्ट रहता है, तो उसका पास होने के बाद ही सब हम फैब्रिक को पास करते हैं। तो सर आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस क्वालिटी पे अभी फोकस करेगी, वो कॉस्ट पे नहीं करेगी? करेगी नहीं, कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारा ब्रांड है इंडिया में, तो हिट है मैम। जितने भी हमारे ब्रांडेड कपड़े हैं सब बाहर से, जो भी जितने भी ब्रांड हैं सब बाहर के हैं, इंडिया के तो ब्रांड है नहीं वो। फिर भी लोग फोकस कर रहे हैं, हर मॉल में शोरूम में तो कपड़े मिल रहे हैं, जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं। तो आपको मतलब एक अगर बजट के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या आपका ब्रांड मिडिल क्लास को भी टारगेट करता है, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करता है? ऑल इंडिया को टारगेट करता है हमारा ब्रांड में। मिडिल क्लास, सब अपर क्लास, दोनों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। तो सर आप कह रहे हैं कि क्वालिटी आपकी वर्ल्ड क्लास है, तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं आपके नज़र में जो आपकी ब्रांड को वर्ल्ड क्लास बनाती हैं? मैम, वर्ल्ड क्लास का मतलब तो वर्ल्ड क्लास ही होता है। हमारे ब्रांड के लिए हमने पहले स्टार्टिंग में फैब्रिक का ही सोर्स करना, वर्ल्ड क्लास फैब्रिक सोर्स करते हैं। जैसे जो ब्रांडेड मिल्स वगैरह हैं, वो मिल्स का ही हम कपड़े परचेस करते हैं, और परचेस करने के बाद बहुत सारा प्रोसेस करते हैं। हमारे पुणे मुंबई में बहुत सारी मशीनरी भी हैं, गवर्नमेंट टेस्टेड मशीनरी हैं, फैब्रिक टेस्ट करने वाली मशीन है, जीसीएम टेस्ट करने वाली मशीन है। वो सब टेस्ट करना ही ब्रांड के लिए एक चैलेंज होता है,
और शायद वो हम सब बेहतर तरीके से करते हैं। तो सर ये जो सप्लाई चेन की आप बात कर रहे हैं कि कैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या क्या उसकी टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये सप्लाई चेन को कैसे फिक्स किया आपने? लाइक उसके क्या स्टैंडर्ड्स थे कि हाँ हमें प्रोडक्ट यहीं से खरीदना है, रॉ मटेरियल, फिर उसकी टेस्टिंग यहीं होगी, स्टिचिंग ऐसी क्वालिटी की होगी? इसका कुछ पैरामीटर तो स्टार्टिंग में हमको भी नहीं पता था मैम, बट जब इंडस्ट्री में आप घुसते हैं, इस इंडस्ट्री में जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, तो बहुत सारे कपड़े परचेस करते हैं। तो हमारे लिए भी वो चैलेंज था। हमने भी 10 मील के कपड़े परचेस किए, फैब्रिक परचेस किए, उसमें से 2 पास हो पाए, वो भी स्टिचिंग करके, वॉशिंग करके, वेयर करके, फिर वो हम चैलेंज फेस कर पाए कि हाँ ये अच्छा है या ख़राब है। तब तक तो हमको भी पता नहीं, अभी धीरे धीरे हमको भी पता चल गया कि हाँ ये मिल के कपड़े बेटर होते हैं, जैसे रेमंड हो गए, सियाराम हो गए, अरविंद मिल हो गए, ये सब ब्रांडेड मिल के ही कपड़े हम परचेस करते हैं। फिर उसके बाद उसको स्टिच करते हैं, खुद वेयर करते हैं, उसके बाद ही हम उसमें लाइक कस्टमर्स के सामने हाँ। तो सर ये जब आप कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं तो उनका फीडबैक आया, पॉजिटिव भी आता होगा, नेगेटिव भी आता होगा कुछ ना कुछ, तो उसे आप कैसे शामिल करते हैं फिर उसे अपग्रेड करने में उनके फीडबैक को? कस्टमर का फीडबैक हर धंधे में, तो कस्टमर बिजनेसमैन के लिए भगवान ही होता है, और शायद हमारे लिए भी वो है जी। फीडबैक का प्रश्न ऐसा है कि हमारे पास उसके लिए एक टीम है। कोई भी कस्टमर का समझो फीडबैक आया, गूगल रिव्यू हो गया, नहीं हमारे वेबसाइट पे कोई फीडबैक आ रहा है कि ये कस्टमर को हमारा स्टिचिंग नहीं पसंद है, नहीं एक आधा कलर फेड हो रहा है, तो हम उसका हमारी टीम पूरा गाइड करती है, उनको कॉल करती है, गाइड करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और लगता है कि किसी को ये स्टिच नहीं पसंद है, इसका कलर फैब्रिक डल हो गया है, तो हम जरूर प्रोसेस करते हैं कि वो कस्टमर हम वापस हम उसको दूसरा माल लें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि वही है जो आप आगे चल के माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे, वो बताएंगे दूसरों को कि हाँ ये ब्रांड परचेज करना चाहिए, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो इम्पोर्टेंट होता ही। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आप लोगों ने एक गोल्डन वीक सेलिब्रेट किया, जिस गोल्डन वीक में आपने 1580 जीन्स, एक हफ्ते में 1580 जीन्स आपने सेल किए थे। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी या अचानक से हुई सक्सेस थी कि 1580 जीन्स एक हफ्ते में बिक गए? हमारे लिए तो गोल्डन वीक ही माना जाएगा मैम जी। हमको भी विश्वास नहीं था, हमने तो ब्रांड पे बहुत सारा वर्क ऑलमोस्ट 6 मंथ 1 ईयर से ही ये कर रहे थे, बट लॉन्च किए तो लॉन्च करने के बाद हमको भी आइडिया नहीं था। हमको भी लग रहा था कि सेल आने में, बहुत सारे ब्रांड के मुँह से नाम सुने हैं कि सेल आते आते 1 साल लगता है, 2 साल ब्रांड ग्रो करने में लगता था। हमको भी इतना अभ्यास नहीं था ये बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बट लोगों ने हमको, हमारे ब्रांड को बहुत सारा पसंद किया है। और 1580 पीस जींस 1 वीक में सोल्ड आउट हो गया है। हमारे पास सोल्ड आउट आगे वेबसाइट पे डालने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम उसको गोल्डन वीक मानते हैं। तो ये 1580 जीन्स एक हफ्ते में, जीन्स पर्टिकुलरली एक अगर प्रोडक्ट की बात करें, तो आपको क्यों लगता है कि उसमें ऐसा क्या खास था आपके जीन्स में जो दूसरों के ब्रांड्स में नहीं है? क्वालिटी और फैब्रिक और नेचुरल फैब्रिक है मैम हमारे पास, और बहुत सारा मिल्स का ही फैब्रिक हम लेते हैं, लोकल फैब्रिक हम कभी परचेस नहीं करते हैं। और एक तो कॉस्ट कटिंग में हम नहीं कोई विचार करते हैं कि बहुत लो कॉस्ट में कपड़े देंगे तो अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं। हाई क्वालिटी का कपड़ा रहेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, बट हमारे इंडियन पब्लिक में लोग हैं पहनने वाले, लोगों को लगता है हम थोड़ा सा बढ़िया ब्रांड का कपड़े पहने, तो इसके लिए हमारे जींस और जींस का क्वालिटी एकदम 1 नंबर क्वालिटी है मैम। तो इस सफलता के पीछे आप सेल्स स्ट्रैटेजी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? नहीं, सेल्स टीम तो हमारे पास है मैम, बट हम इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमको लगता था कि सेल आने में हमको मंथ तो 2 मंथ लगेगा, बट ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे 1580 जींस 1 वीक में सोल्ड आउट हुई, इसीलिए हम इसको जिंदगी भर गोल्डन वीक ही मान सकते हैं। बिल्कुल सही। और शायद पहली ब्रांड होगी जो एक हफ्ते में इस नंबर ऑफ क्वांटिटी तक चीज़ें सेल कर पाई है। बाकी ब्रांड का तो हमने मैम नहीं अभी तक का रिव्यू किया कि हाँ बाकी ब्रांड कितना सेल किए हैं जी। हाँ, बट मार्केट रिसर्च वगैरह हमारा बहुत सारा चालू है, तो उस पर हमको भी लगता है कि जींस एक यंग जनरेशन की पहचान है, कोई भी यंग जनरेशन में जींस ज़्यादा प्रेफर करता है। हाँ, तो इसके लिए हमको भी लगा कि ये इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, तो स्टार्टिंग हमारा जींस से ही हो गया। पहले प्रोडक्ट हमारा जींस ही लॉन्च किए हम,
अच्छा, पहला प्रोडक्ट आपका हाँ, जीन्स जब फैब्रिक हम स्टार्ट किए सर्च करना तो हमको जींस पे ही पहले फोकस करना स्टार्ट किए, क्योंकि जींस दूसरे को छोड़ दीजिए मैम, हमको भी खुद जींस वेयर करना ही हम प्रेफर करते हैं। हाँ। तो सर इन सब चीज़ों में जब आप कहीं पे नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सेट करनी पड़ती है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में आप अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं? डिजाइन तो मैम हम तो पहले से ही जो भी सेल्स टीम है हमारी उसका गाइडेंस करते हैं, उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल जो भी चीज़ें हैं, हाँ अभी आज के टाइम पे ई कॉमर्स के लिए वो सभी हम करते हैं। हमारे पास प्रॉपर टीम लगी हुई है, कैसा मार्केटिंग करना है, कैसा स्ट्रेटजी बनाना है, सब हम उसमें चालू रहते हैं। वो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करते हैं। बिल्कुल मैम। तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के लिए आपको क्या लगता है कि क्या अभी के ऑडियंस को टारगेट करना सही रहेगा, ऑनलाइन और या ऑफलाइन? दोनों सही रहेगा मैम। ऑनलाइन का तो एक बहुत बड़ा मार्केट है अभी। ऑनलाइन का मार्केट इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि लोग टाइम की ना होने की वजह से थोड़ा सा लोग को लगता है कि घर में ही बैठ के ना मॉल में जाते हुए इतना ऑनलाइन शॉपिंग हाँ ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, बट थोड़ा सा गुड टच कपड़े को टच नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है उनको। तो इसीलिए वो ऑफलाइन में भी कस्टमर आए, बहुत सारे भरोसे करने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन में। बट हमारा मानना है ऐसे रिसर्च के तौर पे हमको पता चला कि कम से कम 60% लोग आज ऑनलाइन शॉपिंग कर ही रहे हैं। तो इसीलिए हमको लगता है ऑनलाइन आगे जाके और मार्केट बढ़ने वाला है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे है आपका ब्रांड ये अभी सारे? बिल्कुल मैम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है और एक 2 मंथ के अंदर पुणे और मुंबई में हम लॉन्च भी करने वाले हैं, स्टोर लॉन्च। हाँ ओके। तो सर ये जो अभी प्लानिंग चल रही है आगे 2 मंथ्स में 1 मंथ में, ये चीज़ें अगले 5 सालों में आप रेनमेंट को कहाँ देखते हैं? अगले 5 साल में तो मैम हम रेनमेंट को टॉप क्लास पे देखना चाहते हैं और इंडिया के हर घर में हमारा प्रोडक्ट हो वो देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल सर। तो क्या ये रेनमेंट ये चीज़ें अचीव करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट करेगी? बिल्कुल मैम, हम तो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसा जाएंगे, वहाँ की लोगों का टेस्ट क्या है, अभी से हमारा रिसर्च चालू है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, बट हम पूरा रिसर्च के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे कि वहाँ भी ब्रांड समझे इंडिया में ग्रो कर रहा है तो बाहर में क्या चलता है, वहाँ टेस्ट कैसा है, लोग कैसा वेयर करते हैं। हमारे यहाँ बैगी वेयर करते हैं कि बहुत सारा नैरो फिट वेयर करते हैं, वैसे वो मार्केट को भी टारगेट करना एक अलग चैलेंजेस होगा। बट अभी से हमारी टीम लगी हुई है उसके रिसर्च में लगी हुई है टीम। तो सर ये जो आप रेनमेंट का आपने अभी ये ब्रांड लॉन्च किया है, इसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। जैसे कि मैं ऑडियंस को बता दूं कि डायरेक्टर आपकी वाइफ मिसेस शोभा जी हैं, फिर सीईओ आपकी बेटी मिस उमा हैं। तो जब कोई एक डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए कोई एक अलग पैनल है या कैसे ये डिसीजन प्रोसेस करता है आप लोग? डिसीजन के लिए अलग पैनल तो नहीं बोला जा सकता, बट फाइनल डिसीजन तो हम लेते हैं। बट बहुत सारा वर्किंग रहता है। हमारी वाइफ शोभा चौधरी जी हैं, तो भी उनका भी बहुत सारा रोल्स रहता है उसमें, गाइडेंस करना कि ऐसा काम होना चाहिए, वैसा काम होना चाहिए, ये कपड़े का इस्त्री नहीं बराबर मारा है, नहीं तो ये कपड़ा बराबर तुम लोगों ने पैकिंग नहीं किया है। और हमारी लड़की है उमा चौधरी जी, तो उनका बहुत सारा रोल रहता है, जो भी सिस्टम में कैसा उसका फोटो अपलोड करना है, कैसा पैकेजिंग करेंगे, कैसा उसका गुड क्वालिटी हाँ, तो बहुत सारा प्रोसेस रहता है। तो हमारी लड़की सब अपने रोल्स और सब अपने रोल्स, फाइनल डिसीजन के लिए आप बैठे हैं। हाँ, हम बैठे हैं। बिल्कुल। तो सर जब इस चीज़ की भी जिम्मेदारी है गारमेंट इंडस्ट्री की भी और कंस्ट्रक्शन का, जैसे अभी आपने कहा, तो ये दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पाते हैं? कंस्ट्रक्शन बिजनेस तो हम 10 ईयर से मोस्टली पुणे में कर रहे हैं मैम। हाँ, तो इसीलिए हमको पुणे में हम सिविल बैकग्राउंड से हैं, पुणे यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए हमको कोई उसमें बहुत शुरुआत के दिनों में हमारा बहुत सारा चैलेंज था। हमने तो पहला बिल्डर्स का काम नहीं, पहले हम छोटे लेवल से बहुत सारे काम किए हैं पुणे में। अच्छा। हाँ, उसके बाद शुरुआत हुई हमारे बिल्डरशिप की। तो बिल्डरशिप का एक नाम रखा गया आदित्य ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तो अब आदित्य नाम रखने का रीजन है, हमारे एक लड़के हैं उमा से छोटे हैं, आदित्य चौधरी, तो उनके नाम पे रखा गया आदित्य ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो सर जब फैमिली इन्वॉल्व है बिजनेस में,
जब बिजनेस उनके साथ है, डिसीजंस में वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि ओपिनियन पे बहुत डिस्कशन चल रहा हो कि नहीं ये सही है या ये सही है? देखिए मैम, हम इंडियन है तो ओपिनियन में तो जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो जी। जरूर ओपिनियन में रहता ही है कि हम ऐसा बताएंगे, वो ऐसा बता रहे हैं, तो चालू रहता है उसमें। तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ब्रांड के लिए, बट डिसीजन हम फाइनली जो सबको पसंद रहता है वही लेते हैं। वही लेते हैं। हाँ, सब इन्वॉल्व रहते हैं तो सबका डिसीजन हाँ। हाँ इम्पोर्टेंट रहता है कि डिसीजन लेना है और सही तरीके से इसको कैसा कस्टमर तक। सबसे बड़ा बिजनेस में कस्टमर है हमारे लिए। कस्टमर ही भगवान है हमारे लिए। क्या हमको लगता है सब बिजनेस के लिए कस्टमर भगवान है, तो इसीलिए हम पहला कस्टमर का विचार करते हैं। फैमिली में तो चालू ही रहता है, फैमिली में कभी जी। डिसीजन मेकिंग में है तो सर ये गारमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट करने का थॉट आपके फैमिली में किसका था? किसका इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा गारमेंट की तरफ? वैसा तो स्टार्ट करने का प्लानिंग तो हमारा था जी। बट इंटरेस्ट तो हमारा नहीं बता सकते मैम, क्योंकि उसमें हमारी लड़की है वो एक फैशन के तौर पे रहना पसंद करती हैं, और हमारी वाइफ है शोभा चौधरी, वो भी एक फैशन के हिसाब से रहना अच्छा। पसंद करती हैं। तो ये दोनों को ज़्यादा पसंद है वो चीज़। हम तो बहुत सारे फैशन के हिसाब से रहते ही नहीं है। हाँ, सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत है, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है तो हमको भी ऑफिस में बैठना है, बहुत सारा लोगों से मिलना है, मीटिंग करना है। रोज का कम से कम सुबह 9 AM से लेके रात को 8 PM तक ना बहुत सारा मीटिंग हैंडल करना रहता है। तो हमको तो एक जरूरी है पहनना, बट फैशन के हिसाब से जाएंगे तो ये दोनों ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अपडेटेड है। उन्हीं का आइडिया है नया चीज़ कैसा इंट्रोड्यूस करना है अंदर प्रोडक्ट वगैरह ना, ये दोनों का ज़्यादा आइडिया है, हमारे से ज़्यादा आइडिया है। उसका ब्रांड कैसा बनाना है, क्वालिटी कैसा मेंटेन रखना है, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज होता है। कि समझो डिसीजन इन्होंने ले लिया कि चलो ठीक है ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे, बट वो उसका क्वालिटी कैसा मेंटेन करेंगे, फैब्रिक कैसा मेंटेन करेंगे, स्टाइल क्या रहेगा, सब कुछ। हाँ। तो सर ये अगर बात करें कैटेगरी की, तो क्या मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में रेनमेंट ऑफर करते हैं? दोनों में ऑफर करते हैं मैम, बट ये 10+ तो अभी हम गए हैं, और मोस्टली 20+ प्रोडक्ट हमारे पास आज के डेट में है। अच्छा, दोनों कैटेगरीज हाँ, में मेल। फर्स्ट टाइम तो हमने जींस से स्टार्ट किया था, इसीलिए हमारा तो पहले उसको गोल्डन वीक में ही वो कन्वर्ट हो गया जी। बट अभी तो कोट है, पैंट्स हैं, लेडीज जेंट्स, जीन्स पैंट शर्ट, बहुत सारे बेल्ट टाई पर्स, एक्सेसरीज भी हैं बहुत सारे। 20+ प्रोडक्ट है आज के डेट में हम बोल सकते हैं कंपनी के। तो सर बहुत डिफरेंस है दोनों ही चीज़ों में। एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको आप संभालते आ रहे हैं इतने सालों से, और अब एक गारमेंट इंडस्ट्री। आपके लिए सबसे टफ क्या है दोनों बिजनेस में से? क्या टफ है सबसे ज़्यादा फेस करना या हैंडल करना? गारमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि हम सिविल बैकग्राउंड से, पुणे यूनिवर्सिटी से भी सिविल हैं। अच्छा। तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले हमारे लिए बहुत टफ था। इस शुरुआत के दिनों में हमारा बहुत टफ था वो काम स्टार्ट करना। बिल्डर्स का काम है, उसमें बिल्डिंग बनाने का काम है, बहुत सारा टफ होने की वजह से तो वो अब धीरे धीरे अभी 5 साल से स्टेब्लिश हो गया है। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कस्टमर रहते हैं तो उनका कैसा नया नया टेस्ट का कपड़े हैं, बहुत सारा ब्रांड अभी नए नए इंटरनेशनल ब्रांड है तो लॉन्च करते हैं नए नए स्टाइल में, तो वो सब सोर्स करना, वो सब दिमाग में बिठाना, वो सब आज के डेट में ज़्यादा चैलेंज है। बिल्डरशिप तो आज के डेट में उतना बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे लिए, और बिल्डरशिप का हमारे पास हमारी शोभा मैम है वाइफ हमारी, तो वो अभी वो डायरेक्टर है। अच्छा, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनली वन डायरेक्टर है शोभा चौधरी। अच्छा, तो सर सिंस आपको एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस बिजनेस हैंडल करने का, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी से सीखी है और वो अब आप गारमेंट इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? बिजनेस तो मैम दोनों ही बढ़िया है, बट उसमें टाइम का ही सबसे बड़ा वैल्यू है बिजनेस में जी। आप बिजनेस के लिए जितना भी टाइम दे सकते हैं उतना ही बेटर आपको ब्रांड बनेगा। कंस्ट्रक्शन हो या गारमेंट सेक्टर हो, सब में टाइम का ही सबसे बड़ा वैल्यू है मैम। सर इससे पहले भी आपने मेंशन किया अपने बेटे के बारे में, आदित्य के बारे में, तो क्या आपके 2 बेटे हैं जैसा हमें रिसर्च में हमारी टीम को पता चला है, तो वो दोनों भी अभी बिजनेस में एक्टिव है? अभी तो फिलहाल नहीं एक्टिव है मैम। अभी एक 12 ईयर्स का, एक 7 ईयर्स का, यानी 90 ईयर्स की हमारी उमा चौधरी हैं। अच्छा। तो ये तो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इनका अभी कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग चालू है पुणे यूनिवर्सिटी में। तो लास्ट ईयर बचा है, बट ये 2 ईयर से वर्क कर रही है कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में
2 ईयर से वर्क कर रही हैं और मोस्टली ऑल वर्क देख रही हो पूरा, हमारी वाइफ भी और उमा चौधरी जी भी। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा सेकंड कंपनी में, गारमेंट कंपनी में हम दोनों डायरेक्टर हैं, शोभा जी और हरिशंकर, हाँ मैं, और बेटी हमारी सीईओ हैं। तो मतलब उनको प्रैक्टिस हो रखी है चीज़ों को हैंडल करने की, या कंपनी कैसे रन करता है उन सबकी एक्सपीरियंस? बिल्कुल मैम, एक्सपीरियंस तो है ऑलरेडी उनको, बट नया इंडस्ट्री है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा जी। हाँ, बट बखूबी वो दोनों ही अपने हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर वो जो जर्नी रही है आपकी कि आपने अपने बलबूते पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की, उस वक्त तो शायद अभी तो आपको फैमिली सपोर्ट भी है, आपकी वाइफ हुई, आपकी बेटी हुई, वो आपका थोड़ा बहुत ही सही बट वर्क शेयर तो करती होंगी। वो जब आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की उस वक्त का क्या स्ट्रगल था? उस वक्त का तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हमने तो कॉलेज लाइफ से बाहर निकले हैं तो पुणे में बहुत सारा चैलेंजेस हैं, छोटे छोटे काम लेने हमने स्टार्ट किए हैं। उसके बाद बहुत सारा लंबा जर्नी है, एक 10 ईयर्स की जर्नी है। वो कॉलेज पास आउट होने के बाद 10 ईयर्स का जर्नी है हमारा। आदित्य ग्रुप खड़ा होने के पीछे आज 10 ईयर्स हो गया है। तो आज के डेट में वो ब्रांड इस्टेब्लिश है, पुणे में बहुत सारे लोग पहचानते हैं आदित्य ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में। अच्छा। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। बट और 3 साल से ये लोग का दोनों का हेल्प, वाइफ तो हमारी 7-8 साल से हेल्प कर रही है बिजनेस में, लड़की का पढ़ाई होने की वजह से अभी 3 साल से हेल्प कर रही हैं। क्योंकि वो सपोर्ट दिखता है, क्वालिटी और एक फैमिली टाइम भी आप लोग उसके थ्रू शेयर कर पाते हैं। बिल्कुल, टाइम तो शेयर करना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, बट फैमिली है, एक ही घर में रहते हैं तो वो मुश्किल काम नहीं है। और ऑफिस भी सेम है तो इसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल का चैलेंज तो नहीं बोला जा सकता, बट टाइम का एक इशू तो है ही। हाँ, लेकिन एक कंपनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट में बैठना और एक की फैमिली टाइम निकाल के बैठना, ये कितना पॉसिबल हो पाता है? बहुत मुश्किल है, ये टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। फैमिली, घर पे ही फैमिली के बारे में बोल सकते हैं, बाकी उसके बाद ऑफिस में हुए तो हम तो वर्किंग में ही दिन भर बिजी रहते हैं जी। दोनों काम में वर्किंग हमारा अभी सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रन माइंड में ही वर्किंग करते रहते हैं। हाँ, घर के ऊपर ही ऑफिस है। अच्छा। हाँ, घर के ऊपर ही वेयर हाउस है, ऑफिस है, तो वहाँ से ही पहले स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड इनिंग में हम जाते हैं ऑफिस पे, अपना बिल्डर्स ऑफिस पे, तो वहाँ से वो सब चीज़ें हैंडल करना स्टार्ट करते हैं। तो टाइम का तो इशू है मैम। इशू है सर। फिर भी अगर ऐसा हो कि अब आपको चीज़ें सेटल अप हो जाएं थोड़ी और ब्रेक लेना हो, तो विद फैमिली आप क्या चीज़ एंजॉय करते हैं करना? विद फैमिली तो मैम कुछ नहीं, घूमना फिरना, कहीं जाना, टूर जाना, वही एक पसंद करते हैं। बट हमारी फैमिली तो अभी वर्किंग में ही बिजी है, तो हाँ, तो इसके लिए अभी तो वो तो विचार में नहीं है। तो सर आपके लिए लेगेसी क्या है? मतलब जब एक वक्त आएगा जब आप अपना बिजनेस, अपनी जो आपने इतने दिन की जर्नी शेयर की है या एक्सपीरियंस की है, वो आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप उन्हें क्या टिप देंगे कि हाँ, ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू रखना? बच्चों में तो लेगेसी और टाइमिंग का फर्स्ट टाइम में तो है मैम, बहुत सारे लोगों का हमने बिजनेस देखा है। हमारे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि हम खुद स्टार्ट किए हैं बिजनेस, बॉटम से ही हम टॉप तक आए हैं बिजनेस स्टार्ट करके। तो इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत महत्वपूर्ण है मैम। हम सुबह 9 बजे, हमारा जैसा लोग एक आधा रहते हैं कि समझो वर्किंग करते हैं, नौकरी करते हैं लोग, जॉब करते हैं, तो उनको एक हफ्ते में छुट्टी मिलता है। हमारे लिए तो वो भी नहीं है, हम साल में 1 या 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी मिलना मुश्किल है। हम संडे को भी, इंक्लूडिंग शनिवार और संडे, दोनों दिन भी काम ही प्रिपेयर करते हैं, और हमारा ऑफिस जो है कंटिन्यू 365 दिन चालू ही रहता है। तो यही आप कंसिस्टेंसी और टाइम की वैल्यू आप अपने बच्चों को एज अ लेगेसी देंगे? बिल्कुल मैम। चलिए, तो आपके नज़र में आप सक्सेसफुल, आपके लिए सक्सेस का क्या डेफिनेशन है कि आप बोलेंगे कि हाँ, अब मैं सक्सेसफुल हूँ? सक्सेस का डेफिनेशन तो बोला नहीं जा सकता मैम, क्योंकि हम इंसान कभी भी लगता है कि समझो हमने 1 करोड़ रुपए कमाया तो दूसरे करोड़ के पीछे लग जाते हैं, दूसरा कमाया तो तीसरे के पीछे लग जाते हैं, कि बढ़ाते बढ़ाते। तो इसीलिए कोई चीज़ का अंत तो होता नहीं है। जब तक आदमी, इंसान है धरती पे, तब तक तो कोई वो चीज़ का अंत हो नहीं सकता। मतलब वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा तो इंसान रुक जाएगा। बिल्कुल। तो बिजनेस में आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुशी मिलती है सर? मतलब वो लगता है कि हाँ, ये करके मुझे अच्छा लगा।
बिजनेस में मैम खुशी तो आती है, बट कैसा है ना, तो अभी फैमिली की ज़रूरत है और सब चीज़ें की ज़रूरत है, ज़माने के हिसाब से ज़रूरत है, इसके लिए लोग बिजनेस करते हैं। और फैमिली आगे कैसा सेटल होगी, बच्चे कैसा सेटल होंगे, वो सब विचार करके ही बिजनेस का नींव रखा जाता है। और शायद बिजनेस बाद में नहीं ट्रांसफ़र करना है बच्चे लोग में, हम तो अभी से ट्रांसफ़र कर चुके हैं जी। क्योंकि 19 ईयर्स की डॉटर हमारी हैं, तो अभी तो ऑलरेडी वर्क कर ही रही हैं। आदित्य हमारे 12 ईयर्स के हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं है, 18 के प्लस आएंगे तो उनको भी लाना है बिजनेस में। तो ऐसा धीरे धीरे बिजनेस फैमिली एक क्रिएट करना है। बिल्कुल सर। तो बहुत से फैमिलीज अभी आपको सुन भी रही होंगी जो शायद साथ में एक फैमिली बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रही होगी, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? उनके लिए तो मेरा मैसेज क्लियर है मैम, हर इंसान को बिजनेस जॉब करना तो चाहिए, फैमिली के लिए तो हर इंसान को करना ही है। तो इसीलिए हमारे बिजनेस से भी बहुत सारे लोगों को सीख मिलेगी। और बहुत सारे ब्रांड हैं जो बाहर से आके इंडिया में, हमारी पॉपुलेशन तो 1.4 शेयर के आसपास में है शायद, तो इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है। जो भी चीज़ का हमारे पास, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, सब चीज़ के लिए इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। बिल्कुल। तो इसीलिए हर फैमिली को जॉब हो, बिजनेस हो, तो कहीं ना कहीं तो हमारे ब्रांड से देख के लोगों को इंप्रेशन मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलता है। बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगी मैम कि चालू करें। तो सर आपने इतने देर जिक्र किया अपनी बेटी का, तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि वो भी हमारे साथ है यहाँ पे अभी प्रेजेंट। तो बिल्कुल आई है मैम। तो अब हम थोड़ा उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, थोड़ा उनकी भी जर्नी, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी जान लें। तो सर अब उनसे मिलते हैं हम एक बार। सो गाइस, अब हमारे साथ मिस उमा चौधरी हैं। उमा, कैसी हैं आप? बढ़िया है हम। तो कैसा लग रहा है आपको बिजनेस में ये रेमंड ब्रांड लॉन्च करके? हाउ यू आर फीलिंग? हमें रेनमैन लॉन्च करके हमें बहुत अच्छा फील हुआ। और अभी हम यंग जनरेशन में है तो हमारी एनर्जी थोड़ी अलग रहती है, सोचने का तरीका अलग रहता है, पर्सनालिटी ये सब अलग रहता है। तो हमें ये सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी रेनमैन लॉन्च हो चुकी है। और आपने भी बोला है कि गोल्डन वीक हमारी तो स्टार्ट हो गई जीन्स के साथ। तो आगे हमारा क्या रहेगा वो हम देखते हैं, क्या प्लान करते हैं, गोल्डन को डायमंड कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंस आप वहाँ पे एज अ सीईओ वर्क कर रही हैं रेमंड में, तो वहाँ पे आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? आप किन चीज़ों की लुक आफ्टर? सीईओ मतलब होता है होल कंपनी का, मैनेजमेंट से लेके नीचे तक, क्लॉथ मैनेजमेंट, लेबर, वर्किंग स्टाफ सब मैनेज करना रहता है। तो वो सब देखना हमारा ही रहता है। तो वो सब मैं मैनेज करती हूँ खुद। ओके। तो ये बिजनेस में इंटरेस्ट, जैसा आपके पापा ने अभी थोड़ी देर पहले में बताया है कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी रही हैं इससे पहले, तो अब ये पहले कंस्ट्रक्शन, अब ये, तो बिजनेस में इतना इंटरेस्ट कैसे? फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से ही है, तो वो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बन गया था कि हमें बिजनेस में ही जाना है। एजुकेशन से ही लगा नहीं हमारा बिजनेस बेटर है। तो पहले हमारी रेनमैन नहीं थी, अभी लॉन्च हुई है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क थे जिसमें मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की हूँ, अभी तो चल भी रहा है। तो मेरा पहले से फोकस था कि ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ और कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, सीखना है। पढ़ाई अलग चीज़ है, बट नेचुरल एक्सपीरियंस वो अपनी कंपनी से मुझे सीखने को मिली है। उधर मैंने 2 इयर्स वर्क किया है, उधर मैंने सीखा मैनेज कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, हैंडल कैसे चीज़ों को होता है, उधर मैंने सीखा ये सब। Okay, तो ये स्किल्स आपको लगता है कि आगे चल के ये और इन्हांस होती चली जाएंगी? यस, होते। तो ये सब चीज़ें आप अभी, जैसा आपने कहा कि आप कॉलेज कर रही हैं, अभी आप फाइनल ईयर में हैं आई गेस। यस, फाइनल ईयर। तो वो पढ़ाई और ये साथ में बिजनेस, ये हैंडल करना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल होता है दोनों, बट हमारा सिविल बैकग्राउंड है तो सेम पढ़ाई है और सेम बैकग्राउंड है, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हमारा वो नेचुरली एक्सपीरियंस हो जाता है वो करते करते। तो पढ़ाई में हो जाता है, बट रेनमैन में बहुत मुश्किल आई। न्यू बिजनेस है और एक्सपीरियंस फैमिली के भी थोड़ी इसमें कम ही है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई है चीज़ें मैनेज करना, देखना, सीखना। अभी तो मैं पेरेंट्स से ही सब चीज़ें सीख रही हूँ कि कैसे हैंडल कर रहे हैं वो सब चीज़ें। तो मुश्किल मुझे बहुत आ रही है उसमें, बट मैं फिर भी अपनी डेडिकेशन के साथ में वर्क पूरा करती हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप अपडेटेड रहती हैं न्यू फैशन ट्रेंड्स के साथ, तो वो इम्प्लीमेंट करना कितना रैपिड हो रहा है?
वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो रहा है। पेरेंट्स मेरे ऊपर ये छोड़े कि तुमको जो करना है, जो फैशन करना है वो अपने हिसाब से तुम ला सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करने से पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये फैशन आने पर हमारी इंडस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा। अभी मैंने लेडीज़ वेस्टर्न के हिसाब से मैंने लॉन्च करने की सोची है कि हम वेस्टर्न फॉर्म में जाएंगे। तो पेरेंट्स बोले ओके वेस्टर्न फॉर्म में जाना, पर इंडिया में कितने लोग हैं, क्यों पहने हमारा वेस्टर्न कोड। मैंने बोला वो अलग पर्सनालिटी होती है, जो ऑफिस वेयर है उनको कॉन्फिडेंस आता है ऐसे पर्सनालिटी पहनने में, दिखाने में, तो हमारे लिए वो बेटर है कि हम वेस्टर्न फॉर्म में जाएं। ओके, तो आजकल का फैशन ट्रेंड कह सकते हैं कि हम सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा और चेंज हो रहा है, अपडेटेड रह रहा है। अपडेटेड हो रहा है। तो वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि हाँ अभी तुरंत इस पे भी ध्यान रखना है, फिर ये न्यू ट्रेंड आया इस पे भी ध्यान रखना है और उससे फिर ये लॉन्च मेरे लिए इसमें 2-3-4 वर्क हो जा रहे हैं। एजुकेशन भी है, सोशल मीडिया पे मुझे अपडेट रहना पड़ रहा है कि ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फिर उसमें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी करना है, चीज़ें मैं कैसे करूँगी, कैसे हैंडल करूँगी। तो मैं कोई भी ट्रेंड देखती हूँ कि ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में मैं रिसर्च करती हूँ कि कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में मैं डायरेक्ट डिसीजन ना लेके मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि ऐसा करना चाहिए हमें। वो हमें सजेशन देते हैं, वो मुझे वो रास्ता दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो बीइंग अ टीनेज आप भी खुद अपडेटेड रहती होंगी इंस्टाग्राम पे, तो आप कैसे उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हैं फॉर मार्केटिंग पर्पसेस कि वहाँ पे ऑडियंस आपकी आए? एक्चुअली मार्केटिंग में मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं अपना मैनेजमेंट में फोकस करती हूँ। मार्केटिंग के लिए हमारी एक टीम है, जिसको उनको मैं सिर्फ बताती हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसे वीडियो क्लिप करो, ये प्रोडक्ट डालो, ये अपडेट अभी हमारा न्यू ट्रेंड में आया है, ये चीज़ यूज़ करो, तो वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। इसमें मार्केटिंग में मेरा सजेशंस आपके होते हैं? नहीं है, मतलब सजेशंस आपके होते हैं और वो इम्प्लीमेंट वो करते हैं। ओके, तो आप, ये क्वेश्चन मैंने आपके पापा से भी पूछा बट आपसे भी पूछना चाहूँगी, बीइंग अ यंग एनर्जी, आप 5 साल बाद रेनमेंट को कहाँ देखती हैं? हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं चाहती हूँ रेनमेंट 5 साल में डोमेस्टिक ना होकर इंटरनेशनल तक पहुँचे और एक ग्लोबल लाइफस्टाइल दे रेनमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल, वी विश यू द सेम। यस, थैंक यू सो मच। आज बहुत कुछ जानने मिला और अच्छा लगा आपके साथ, आपके पिताजी के साथ ये पॉडकास्ट करके, एंड विश यू वेरी लक। थैंक यू।